आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता नहीं झटका लगा है या तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि खटक साहब जो हैं, परवेज़ खटक साहब, जिन्होंने इससे पहले केपी के अंदर 2/3 अक्सरियत दिलवाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो एज ए वज़ीर दिफा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हर पॉलिटिकल बारगेनिंग के अंदर, ख्वाह इस्टेब्लिशमेंट से हो या ख्वाह अपोजिशन के साथ हो, वो बड़े इंस्ट्रूमेंटल रहे। आज वो और उनके वज़ीर आला महमूद अली जो है, महमूद खान जो है, वो 50 से ऊपर जो उनके क्लेम है, उनका मेम्बरान पंजाब केपी असम्बली के साथ अलग हो गए। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और इस पार्टी को जो है उन्होंने बेसिकली पार्लियामेंटेरियंस का नाम दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। से पहले हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस देखी थी। ये ज़रा डिफरेंट ये हुआ है कि उस वक्त मुशर्रफ साहब का दौर था, इस्टेब्लिशमेंट का दौरा था, और पीपल्स पार्टी के लोग जिस तरह एक एक कॉलों पे टूट के गिरे, जिन्होंने टूटना था, सारे तो नहीं। यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है। बादिल नज़र में अपनी मर्ज़ी से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो हैं ये सारी काम हो रहे हैं, इस तरह की डिवीजन्स हो रही हैं। किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो असल वोट बैंक है वो परवेज़ खटक साहब, महमूद खान साहब या इन लोगों के साथ 50 से ऊपर हो या 100 से ऊपर हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तक जो परसेप्शन तहरीक इंसाफ के लीडर ने बनाया वो यही है कि जो उनको छोड़ के जा रहा है उसकी वैल्यू 2 टके की भी नहीं रह गई। जो उनको छोड़ के जा रहा है वो इलेक्शन नहीं जीत पाएगा, क्योंकि बकौल उनके इमरान खान के अवाम जो है, तहरीक इंसाफ का वोटर जो है इनके साथ है, पहले से ज़्यादा है। मेरे सामने इलेक्शन कमीशन का बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस क्या फैक्ट आया हुआ है कि अब की दफ़ा जो इलेक्शन होगा, अगर इस साल हो जाता है इलेक्शन, तो एक तो रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो 10 करोड़ लास्ट इलेक्शन में थे, अब वो बढ़ के 12 करोड़ हो गए हैं। और उसके सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि 18 से 35 साल के यानी कि यंगस्टर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट आधे हैं। 5 करोड़ 61 लाख सिर्फ यंगस्टर्स हैं जो वोट कास्ट करेंगे। अब ये यंगस्टर्स परवेज़ खटक की सियासत या ये यंगस्टर्स जो हैं ये रवायती सियासत की तरफ जाएंगे, ये यंगस्टर जो हैं वो यूथ का एलिमेंट तलाश करते हुए बिलावल भुट्टो को या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को या तहरीक इंसाफ को या PMLN की यूथ के अट्रैक्ट होंगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान का अगला इलेक्शन जो है पाकिस्तान की यूथ तय करेगी, अब ख्वाह वो किसी पार्टी की भी हो। ये सिचुएशन सारी है। इसके बावजूद जो है इलेक्शंस के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा गुमगू की कैफियत है। हालांकि तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त PDM गवर्नमेंट के उसमें जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो क्लियरली बता दिया है कि वो चाहते हैं कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो, कंपेन का फुल टाइम मिले, इलेक्शन कमीशन को तैयारी का फुल टाइम मिले। इसके लिए उन्होंने सोचा यही है कि असेंबली की मुद्दत पूरी होने से 1-2 दिन पहले, अगर कुछ घंटे पहले भी तोड़ दें तो फिर 90 डेज़ का हो जाता है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इलेक्शन को डिस्क्रेडिट करती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ पर जो केयर टेकर सेटअप आएगा वहाँ वो एक तरफ PMLN और पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब ये एक तरफ होंगे हुक्मरान पार्टी, और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी तरफ जो है राजा रियाज होंगे ऑपोजिशन लीडर। तो राजा रियाज साहब जिस ऑपोजिशन को लीड कर रहे हों और इस तरफ जो है पूरी हुकूमत का जोर हो, तो जो केयर टेकर सेटअप आएगा, जिनको आप अंपायर या रेफरी कह सकते हैं, वो कितने क्रेडिबल होंगे, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। बहरहाल आज के मौजूदा हालात के अंदर इलेक्शंस इस साल होने जा रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल जो मैंने थर्सडे के शो में छोड़ा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ किन चीज़ों के ऊपर नाहल हो सकते हैं। इनमें एक बहुत बड़ा केस जो कि तिश्ने की रह गई थी लास्ट टाइम, वो था NCA स्कैम जो था, नेशनल क्राइम एजेंसी का। उसमें इशू यही छिड़ा हुआ था कि बेसिकली बरतानिया की गवर्नमेंट जो है उसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप पैसे जो हैं वो आपके हैं, वो आप ले लें, या ये मामला पर्सनल क्लाइंट का था और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बीच में कूद के उन्होंने किसी को फेवर दे दी। इस पर ज़रूर बात करूँगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चले शोएब शाहीन साहब, कितना बड़ा सेटबैक है इमरान खान साहब के लिए आज ये जो तहरीक इंसाफ KP का पार्लियामेंटेरियन ग्रुप सामने है? कोई फ़र्क नहीं कामरान शाहिद साहब, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है किंग्स पार्टियां बनी हों। ये आपने पंजाब में बहुत बड़ा इकट्ठ और शो देख लिया था, तकरीबन 100 के करीब किसी बंदे इकट्ठे हुए हैं। आज वो बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं
या तो PMLN की या किसी और पार्टी की कि जनाब हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली जाए, जिसको जनरली उन्होंने इनकार कर दिया है आई थिंक। लेकिन और 1-2 सीटों के अलावा 2-3 सीटों पे एडजस्टमेंट हो सकती है। और आज भी इनकी इस्तेकाम पार्टी के 2 अशखास बैठे हुए हैं जो मिनिस्टर्स हैं या स्टेटस ऑफ मिनिस्टर एंजॉय कर रहे हैं, यानी इत्तेहादी हैं इस वक्त। लेकिन शोएब शाहीन साहब, आपने उनका बयान सुना है? देखिए, महमूद खान और ये जो परवेज खट्टर की तो बड़े लॉयल लोग थे इमरान खान के, तो इन्होंने अगर पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ किया है तो आपके नज़दीक कोई डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए ना पार्टी में, कि एक तरफ सिर्फ एक बंदा अकेला खड़ा है, वो कह रहा है कि जी जो 9 मई को लोग गए वो बिल्कुल सही गए थे, GHQ के आगे उन्होंने एहतजाज किया वो बिल्कुल सही किया। ये इमरान खान साहब यूट्यूब पे आजकल वीलॉग कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि वो बिल्कुल ठीक था। कहते हैं मैंने जवाब दिया 9 मई की GIT को, मैंने कहा हाँ जी वो ठीक गए थे, क्योंकि जब मुझे गिरफ्तार करेगी रेंजर्स तो वो कहाँ जाएंगे, वो ठीक गए थे, GHQ पे गए थे, वो ठीक गए थे कोर कमांडर। यहाँ तक तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इमरान खान आपके जो लीडर हैं कि जी आवाम ठीक गई थी। उससे आगे वही लोग जब क्रॉस करते हैं लाइन को, उसके ऊपर जब वो चीज़ों को जलाते हैं, फौजी अमलाक पे हमलावर होते हैं, तो आपकी सारी पार्टी ने इख्तलाफ किया। क्या वो असद उमर, क्या वो शाह महमूद कुरैशी, क्या वो परवेज खट्टर, एक रह गया इमरान खान। क्या इमरान खान इंडल खता है भाई? वो क्या उससे गलती नहीं हो सकती उनके एनालिसिस से कि वही जज है इमरान खान, वही ज्यूरी है इमरान खान, और एक्सिक्यूशनर भी इमरान खान ही है, कि जो वो कह रहे हैं वो सच है, और शोएब शाहीन साहब का ईमान है उन पर। कमरान साहब, आपने मेरी बात मुकम्मल होती तो मेरा ख्याल है आपकी बात का जवाब आ जाता। आप बताइए। देखें, असद उमर साहब जो साइड लाइन हुए हैं, असद उमर साहब की अपनी स्टेटमेंट उठा लें, कहते हैं कि मेरे हल्के में जो 2 दफ़ा MNA बने यहाँ से इस्लामाबाद से, उन्होंने ये खुद कहा कि मेरे पास मेरे अपने 2 वोट भी नहीं हैं, ये खान साहब का वोट है। आज ये पुराने वाली पॉलिटिक्स नहीं है, आज की पॉलिटिक्स नई पॉलिटिक्स है, आज का यूथ सब समझता है। आज जिस तरह किंग पार्टियां बनाई जा रही हैं महकमा ज़राअत के ताबुन से, उनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, कोई फुटिंग नहीं है। आपके नज़दीक परवेज खट्टर का भी एनालिसिस गलत है, महमूद खान का भी एनालिसिस गलत है, और इमरान खान को वोट पड़ेगा, पार्टी बनने से कुछ नहीं होता। अब ये कह रहे हैं मुझे जी आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं बात अपनी मुकम्मल कर लें। जी मैं वही कह रहा हूं कि इनका एनालिसिस अपना हो सकता है पार्टी छोड़ते हुए। देखें, 2 किस्म के पार्टी लोगों ने छोड़े हैं। एक वो है जिसके ऊपर जबर किया गया, जिनके ऊपर जुल्म किया गया, जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिनको 5-5 दफ़ा गिरफ्तारियां की गई, जिसकी बेहतरीन मिसाल आप शीरी मज़ारी को दे सकते हो, उनका मामला अलग है, मलाइका बुखारी को दे सकते हैं, और कई लोग हैं। और दूसरी किस्म की कैटेगरी वो है जो जानबूझ के अगर छोड़ रहे हैं, फर्ज करो कितना प्रेशर है, क्या है हमें नहीं पता, उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। हर किसी का जमहूरी हक है, देखें जमहूरी हक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं की इमरान खान ने, लेकिन ये भी जमहूरी हक है। ठीक है, पॉइंट आ गया सर, मैं आगे बात बढ़ाता हूं। मैं कहता हूं कि खान साहब के साथ एक बात सिर्फ करके, जी। खान साहब के साथ पब्लिक खड़ी हुई है, ठीक है, हर हल्के में 7 कैंडिडेट्स हैं। यही बात मुझे आगे ले जाने देना, यही बात मुझे आगे ले जाने की इजाजत तो दें, मैं आप ही का पॉइंट ऑफ व्यू लेके जा रहा हूं आगे। डॉक्टर फिरदौस शेख अमान साहिबा, बहुत से लोग, शोएब शाहीन साहब, बहुत से इंडिपेंडेंट लोग, जो लोग सर्वेस देखते हैं, जो लोगों की पल्स को देख रहे हैं, मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, वो शोएब शाहीन साहब की इस बात से 100% इत्तेफाक करते हुए नजर आएंगे कि ख्वाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन जाए, ख्वाह वो ये जो अभी आज बन गई तहरीक साहब पार्लियामेंटेरियन बन जाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान सही है, वो 9 मई के ऊपर मैं तो समझता हूँ बिल्कुल गलत है, लेकिन उसके बावजूद जो उनका वोटर है तहरीक इंसाफ का, वो ना आपकी पार्टी के साथ आएगा फिरदौस साहिबा, ना परवेज खट्टर साहब के साथ आएगा, वो उनका दिल तन मन जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ है। ये शोएब शाहीन साहब के पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दे दिया। व्हाट्स योर टेक? और आपको लगता नहीं ऐसे ही हो रहा है? बड़ा रिस्क लिया आप लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान जी, असल में जो इस वक्त इमरान खान साहब को बंद गली में पहुंचाने वाले, उनको सियासी तनख्वाही का शिकार करने वाले और प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल के अदालतों और मुख्तलिफ मुकदमात में उलझाने वाले और उनको शह दे के रियासत के गिरेबान तक हाथ लेके जाने वाले और उनको पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे की तरफ गामजन करने वाले, ये सब वो सियासी यतीमों का टोला है कि जिनका स्टेक पे कुछ नहीं है, जिन्होंने आज तक एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, जिन्होंने आज तक ज़मीनी हक़ाइक़ से उनकी कोई आगाही नहीं है। वो सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड देखते हैं, ड्राइंग रूम में एयर कंडीशन कमरों में
या बाहर के किसी सेटअप में बैठ के या मखसूस अपने चैम्बर्स में बैठ के वो एक ऐसे बयानिया तरतीब देते हैं और उनको फिर इंजीनियर करके मैनिपुलेट करके मैनोवर करके बूस्टर लगा के मार्केट करते हैं। उन्होंने आज ये सियासी यतीमों के टोले ने इमरान खान साहब को इस नहज पे पहुंचाया है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शराजा बिखर गया। आज उनका सबसे ज़्यादा मजबूत जो किला था वो ज़मीन बोस हो गया और उस किले की असर नौ जो दीवारें हैं वो अब उठाई जा रही हैं। मुझे हैरानगी होती है शोएब शाहीन साहब पे कि देखें, आप एक अवामी पॉलिटिक्स के अंदर आज तक आपने उसका ना तो किसी तरह एक बार की सियासत करना, चंद हज़ार वकला को रिप्रेजेंट कर लेना या 1 लाख 2 लाख वकला कह रहे हैं, तो अपने अपने हलके के 15-15 लाख अवामी नुमाइंदों का जो उस अवाम के साथ जुड़ा नेटवर्क है उसमें और एक टीवी पे बैठ के तबसरे करने। लेकिन फिरदौस साहिबा, शोएब शाहीन साहब की बात छोड़ दें, मैं आपसे, आपके पास क्या क्राइटेरिया है? क्योंकि मेरी बात तो सुन लेना, आपसे बात हो रही है। सेकंड पार्ट का जवाब देने। अच्छा चलें जी, बोल लें जी, आपको तो रोकना मेरे बस में नहीं है। सेकंड पार्ट मेरा ये है नहीं कि आपने कहा कि ये पब्लिक परसेप्शन है। देखिए, पब्लिक की परसेप्शन किसने बिल्ड की थी? सादक और अमीन किसने उसको कहा था? किसने जो है उसे कहा था कि ये मसीहा है कौम का? इस मीडिया ने, उस बयानिया आपने भी कहा था, जिसका मैं भी हिस्सा रही। हाँ, जिसका मैं कह रही हूं ना कि जिसका मैं भी हिस्सा रही, जिसका परवेज हटक भी हिस्सा रहे, जिसका वो महमूद खान भी हिस्सा रहे, अलीम खान भी हिस्सा रहे, और हम सब जो है सादक और अमीन के साथ खड़े थे। लेकिन मुझे ये बताएं कि शोएब शाहीन साहब, इस पे इनका क्या आर्गुमेंट होगा कि उसी सादक और अमीन के घर से तोशा खाना का अगर माले मसरूका बरामद होता है और वहां उसी घर के अंदर वो खानदान जो उनके साथ गठजोड़ में बैठा हो और उनके अरबों खरबों के हिस्से जो हैं वो बिलियनर्स नहीं ट्रिलियनर्स हो जाते हैं, और वहां पे हम उस सादक और अमीन को क्या कहें कि जो एक मखसूस माइंडसेट के साथ उनके जितने दरबारी और हवाली। ठीक है जी, पॉइंट आ गया। फिरदौस साहिबा, आपके साथ तो अकेले एक शो करूंगा और इस वक्त जी पॉइंट आपका आ गया। जी बिल्कुल करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। फिरदौस साहिबा, आपका हम ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को पता है कि आटे दाल का भाव क्या है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बैठ के नहीं हम सियासत करते। आपका पॉइंट आ गया मुसद्दिक साहब, वार्म वेलकम। लेकिन जितना ऑनस्लॉट उन्होंने कर दिया है, जरा शोएब शाहीन साहब एक बार रिस्पॉन्ड कर दें। जी शोएब साहब, क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें कि फिरदौस साहिबा की सारी बातें गलत हो सकती है या कंट्रोवर्शियल हो सकती है या एलिजिड हो सकती है, लेकिन एक बात उनकी सही है कि ग्राउंड पॉलिटिक्स का आपको शायद एज अ वकील पता नहीं जितना फिरदौस साहिबा को पता है। वो कह रही है ग्राउंड रियलिटी चेंज हो चुकी है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स की वजह से। जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैंने मुसद्दिक साहब की तरफ जाना है। कामरान साहब, पहली बात तो ये है कि ये मेरा और फिरदौस आशिक अवान का आपस का मुकाबला नहीं है। आप कोई गैलप सर्वे उठा लें, कोई आप पब्लिक में चले जाएं, आप अपना सर्वे कर लें, आप किसी हलके में चले जाएं और माजी का ज़िमनी इलेक्शन कोई आप एक उठा लें। इनके बकौल तो पिछले 2 साल से जनाब ये तो फारिग हो गए हैं, पिछले 1 साल से फारिग हो गए हैं। कोई एक ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट उठा लें, आपको पता चल जाएगा पब्लिक किसके साथ है किसके साथ नहीं खड़ी है। मेरा ख्याल है अब इनका मैं क्या मुकाबला करूं या इनके साथ क्या बात करूं, नहीं करें। ज़िमनी इलेक्शंस का रिजल्ट आपके सामने है और पब्लिक के साथ हमारा रोज का वास्ता है और रोज का हम पब्लिक में ही उठते बैठते हैं। आपको सुने आपको रिजल्ट बताएगा। मैं कोई जाती या मैं कोई अपनी राय, आप पब्लिक में चले जाएं, आप माइक ले जाएं और पूछ लें यूथ से, मार्केट में, पब्लिक के साथ कि भाई कौन किसको वोट दे रहा है। जो महंगाई पिछले 15 महीने में, जो बेरोजगारी, जो तबाही पीडीएम की जमातें लेकर आई हैं, क्या इसका जवाब दे सकते हैं ये? क्या इसके पास पीडीएम ने कलम उठा लिया जवाब देने के लिए? जो कुछ हुआ है अब आप अच्छा दूसरी पीडीएम बैठी हुई है, वो जवाब देगी। मुझे ये बता दें, देखिए और ठहर जाइए मेरा और इनका चलता रहे। नहीं मैं अपनी मैं कहता हूं जी, पहले तो वो मैं अपनी एक बात कर लूं जी। शोएब साहब जल्दी कर लें, आपके साथ तो मैं उलझना नहीं चाहता। तोशा खाना की जो बात इन्होंने की है, मैं आपको बता दूं, तोशा खाना के रूल्स के मुताबिक जिसने जो घड़ियां ली हैं,
पैसे दे के वो कोई क्राइम नहीं है, क्राइम कमिट किया ठीक है सर, वो तो अभी पता चलेगा, आप तो शाखाना पे इल्तवा ना लिया करें, चल जाएगा अपना दूध का दूध पानी का पानी। पहले परवेज खटक का सुन तो ले, उन्होंने कहा क्या, ये है वो शानदार परवेज खटक जिनके बगैर तहरीक इंसाफ केपी में सांस नहीं लिया करती थी, और उसके साथ बुजदार प्लस महमूद खान साहब बैठे हुए। मैं तो हैरान रह गया देख के, बदलता है रंगे आसमां कैसे कैसे, दिखाएं जी जरा। तो ठीक है मुसद्दिक मलिक साहब, वार्म वेलकम आपको। जब से मिनिस्ट्री के दिन करीब हो गए, अब लाहौर आना शुरू हो गया स्टूडियो में, वरना तो आप मैंने कहा आपको आदत, लेकिन ये क्रेडिट है कि आप मंडे को आते रहे। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि ये सब कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के, बुरा हाल है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, इसमें उनके चेयरमैन का ही रोल है, इसमें किसी का रोल नहीं। लेकिन उसके बावजूद इतना वो है कि जी खौफ बज़ाहिर नजर आ रहा है पीडीएम में कि पता नहीं चल रहा इलेक्शन जो है वो होगा इस साल। बिल्कुल उसमें आप स्टैंड लेंगे अगर ज़रा सा भी डिले होता है? हाँ बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन वक्त से होंगे। ये हुकूमत तो अब आपको, मैं बहुत देर से आपके प्रोग्राम पे ये कह रहा था, और तब भी सब लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं कोई इमरजेंसी लग जाएगी, इकोनॉमिक इमरजेंसी लग जाएगी, ये शायद IMF का प्रोग्राम ही इस्तेमाल करें। कुछ नहीं हुआ ना। तो हुकूमत अब ऐलान भी हो गया है, और मैं पहले से कह रहा हूँ कि जो हमारी आइनी मुद्दत है उस मुद्दत पे या उससे एक आध दिन पहले असेंबली तहरील हो अच्छा जाएगी। मुसद्दिक साहब, मुझे एक बात बताएं कि ये परसेप्शन बड़ा ग्रो कर रहा है जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात में कि कोई इकोनॉमिस्ट या टेक्नोक्रेट या कोई जर्नलिस्ट या कोई स्पोर्ट्समैन इस तरह का बंदा ना लगाए, बल्कि कोई बड़ा सॉलिड सीनियर पॉलिटिशियन ऐसा लगाए कि जिसकी क्रेडेंशियल चैलेंजेबल ना हो, कि जब आपकी गवर्नमेंट सब खत्म हो जाए, निगरान सेटअप आ जाए, तो वो किसी भी वजह से जो है वो इलेक्शन को 90 डेज मैक्सिमम आगे ना ले जा सके। ये बात सही है? ये नहीं, ये कोशिश की जा रही है कि क्रेडिबल किसी बंदे को लाया जाए, लेकिन वो पॉलिटिशियन हो, ना कि कोई टेक्नोक्रेट हो। कोई भी हो, इस पे अच्छा, कई लेकिन हो credible। हर किस्म के नाम सामने आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिबल कैसे होगा जब राजा रियाज एक तरफ होंगे? मैं राजा रियाज से जाती तौर पे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन राजा रियाज साहब को सबको पता है कि उनकी वो अपोजिशन लीडर किस स्टैचर के हैं, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो नहीं ना जो आपको टफ टाइम दे। और दूसरा जो उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि आपकी टिकट पे उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है, तो राजा रियाज एक तरफ कंसल्टेशन में होंगे, एक तरफ आप और जरदारी साहब है, उस केयर टेकर सेटअप, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की क्या वक़्त और क्रेडिबिलिटी होगी? देखिए, क्रेडिबिलिटी तो बंदे की होती है ना, आपकी पूरी ज़िंदगी आपके पीछे है। जब लोग कामरान शाहिद शाम का प्रोग्राम देखते हैं तो वो हर चीज़ देखते हैं। जब आप कुछ बात करते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं देख रहे कि दुनिया चैनल के ऊपर यार एक एंकर है जिसका 8 बजे का प्रोग्राम चल रहा है, वो देख रहे होते हैं कि कामरान शाहिद साहब क्या कह तो आप कह रहे हैं ऐसा बंदा होगा कि राजा रियाज साहब भी अगर कर रहे हैं तो उस पर इत्तेफाक कोई भी होगा? देखिए ना, एक तो प्रोसेस है, प्रोसेस का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब हैं तो वही फैसला करेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन यू विल मेक श्योर द पर्सन शुड बी क्रेडिबल। जी, credibility- शुएब शाहीन साहब का भी इत्तेफाक हो, फिर दो आशिक अवान साहब का भी इत्तेफाक हो। कोशिश यही है। वैसे हमारे मुल्क में इतनी सियासत, अभी गुफ्तगू से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है, रोज़ आप ये गुफ्तगू करते हैं कि पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप कुछ भी कर लें वो पोलराइजेशन उसे खा जाती है, अवाम के एतमाद को खा जाती है, उम्मीद को खा जाती है। तो मैं समझता हूँ कि उस पोलराइजेशन के बावजूद हमें कोई ऐसा अब मेरा सबसे अहम सवाल, ये तो बाकी ज़िमनन सवाल थे, जो असल सवाल आज आप आधा जवाब सुन रहे हैं, नहीं, लेकिन ये कोई कहना ये पूरा डिटेल सुनूंगा। कल लास्ट टाइम जुमेरात को शुएब शाहीन साहब आए हुए थे प्रोग्राम में, और उस वक्त मुझे आपकी बड़ी याद आई, लेकिन क्योंकि जुमेरात का दिन हमारा आपका तय नहीं है, वो आप कहीं और होते हैं, किसी और शो पे होते हैं, कहीं और से पूरा। तो मैंने कहा यार मंडे को मैं शुएब साहब को भी कहा जी आपने दोबारा आना है, और इस पर फिरदौस साहबा भी अपना इनसाइट दे सकते, लेकिन पहले आप, उन्होंने बड़े वैलिड सवाल उठाए एक दो, और ये था कि नेशनल क्राइम एजेंसी का जो मामला है उसमें सर दो चीज़ों को क्लियर करें ताकि आप पता चले कि ये केस क्रेडिबल है। क्या क्योंकि मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने भी यही कहा है, उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि जी ये बताएं ये कहाँ एविडेंस है आपके पास कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब पैसा पकड़ा बिजनेस टाइकून से, जो भी उनकी डील हुई बिजनेस टाइकून से, हम उससे आगे जा रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट ने या एनसीए ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट लिखा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि जनाब ये पैसा आपका है, ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है, पीपल ऑफ पाकिस्तान का है, और ये पैसा जो है आप ले लें और किस तरह लेंगे। क्योंकि इसके ऊपर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो तो पैसा किसी और इंडिविजुअल का था, उनको आपस में, तो हमें तो इसको ये पहले तो इसको क्लियर करें। दो सवाल है इसमें, पहला ये सवाल, ये डॉक्यूमेंट किधर है? जी देखें, इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट है क्या? इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट जो है वो इंग्लिस्तान का एक कानून है, और कानून ये कहता है कि अगर काला धन इंग्लिस्तान में पकड़ा जाए, यानी कोई भी ऐसा पैसा जिसका आप सोर्स ना बता सकें, तो वो पैसा हुकूमत सीज कर लेगी। और ये उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जिसका कोई भी सोर्स ना बता सके। उस कानून के तहत क्योंकि ये काला धन होता है,
तो उसी कानून के तहत, इंग्लिस्तानी कानून के तहत, सिर्फ पैसा वो जो है उस मुल्क को जाता है जहां से वो ये पैसा आया हो, इकोनॉमिक क्राइम एक्ट में लिखा हुआ का है उसका इंग्लैंड में। हिस्सा है, यानी उसका कि ये हिस्सा है। स्पेसिफिकली किसी उसके लिए नहीं, लेकिन ये उनके एक्ट का हिस्सा ये है। अगर इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट में कोई पैसा पकड़ा गया है तो वो कहीं और जा ही नहीं सकता। ये उनका लॉ है। वो उनका कानून है कि ये पैसा जो है ये भाई उस प्रोड्यूसर साहब मुल्क को चेक को करें इकोनॉमिक क्राइम एक्ट जो है कर वो ले है। कर ले जी, नहीं, वैसे- वो उस मुल्क को वापस जाएगा जिस मुल्क का वो ठीक है। शहरी हो, जिस मुल्क से वो काला धन आया अब हो। आप इस पॉइंट पे जरा मैं इनका रिबटल ले लूं। आप ले लीजिए। शुएब साहब, ये तो बड़ा क्लियर कट केस है कि अगर यही इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट, और मुसद्दिक साहब गलत नहीं, मैं भी मंगवा रहा हूं, आप भी पढ़ के आए होंगे, उसके बाद तो ये टोटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पैसे थे। ये किस तरह किसी फर्द वाहिद या प्राइवेट बंदे के अकाउंट में चले गए? इसमें मैंने आपसे कहा था लास्ट थर्सडे को, ओपन शट केस है, इमरान खान को 9 मई में उस लाने की जरूरत थी, तो करप्शन केस ही बड़ा स्ट्रांग है उनके अगेंस्ट। शुएब साहब, कामरान साहब, मुझे थोड़ा सा जरा टाइम दीजिएगा, मैं आपको इस इसको पॉइंट पे वाज़ेह बात कर दूं। करनी है, आपने नंबर इधर-उधर वन, नहीं जाना। जी, ये प्लीज। जो जी मैं इसी पे आ रहा हूँ और आपको मुख्तसर अल्फाज में बताता हूँ। सबसे पहले एनसीए ने ये जो पैसे फ्रीज किए थे इन सिविल प्रोसीडिंग्स में किए थे, दोज वर नेवर कन्वर्टेड इनटू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, नंबर 1। नंबर 2, इसका क्या ताल्लुक है नेशनल क्राइम? सुनिए, इसका जी, क्या मैं उसी ताल्लुक से- है उसी पे- नेशनल क्राइम्स सर, मुझे एक्ट बात से? सिविल मुकम्मल प्रोसीडिंग करने है दें या ना। क्रिमिनल प्रोसीडिंग है? जब देखिए, नेशनल क्राइम्स एक्ट सिविल के तहत आप नेशनल लें, क्राइम आप एक्ट में सिविल पकड़े- प्रोसीडिंग आती है। सुन लें, एक सुन लें, एक्ट आपको है- वाजे उसी बात पे वाजे कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, जी, चलिए, शायद वाजे चलो कर बोलिए, दूं ना मैं आपको। हाँ, चलिए। प्लीज वाजे तो मुझे करने दें आप, जी। फिर आपको टाइम जी, मिलेगा। बोले बोले सर, वक्त कम है, बोले जब बोले। आप इनको जी। इनमें एनसीए और वो बातें बड़ी पहले अहम तो हैं। बस्ट का अगर बताएं। आप सुन लें चलो जी, सुन लो तो यही कह रहा हूँ, सिविल प्रोसीडिंग्स में ये फ्रीज हुए, क्रिमिनलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ। एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि एनसीए अगर आप इस पैसे को पाकिस्तान वापस लेना चाहता है, अगर इसको कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे तो ये पैसे आपके पाकिस्तान में आ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप समझते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कीजिए यूके में और अपने पैसे साबित कीजिए, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होता है जो ये अलज करता है कि हमारे से ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गए वापस आ हैं। जाए। लिहाजा वो पैसे आपको इनका वापस point लेकर अभी पाकिस्तान ठहर को जाए, मैं एक जाएंगे। एक करके वापस और आए ना, ये जरा दो रिबटल चीजें जरा सुन लें। बराबर चलने दें। जी जी ठीक। सर मैं Quickly मैं सर, वक्त आपको- कम है, आपको मैं- बात मुकम्मल कर दूं ना जी, अपनी, जी। फिर उनसे सारे सवालों का जवाब पूछ लेना। जी। फिर उसमें यह कहा गया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें ये नहीं जाता है तो फिर ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे, अगर गवर्नमेंट साबित नहीं कर अगर, सकेगी तो। contest नहीं करती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जी। अच्छा, उसमें आज भी वो जो पैसे हैं वो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसमें जो कैबिनेट ने डिसीजन किया, मिनट्स रिकॉर्ड हुए और 24 आवर्स के अंदर अंदर किसी भी मिनिस्टर को ये अख्तियार है कि वो उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करे। किसी ने ऑब्जेक्शन सर, नहीं किया। उसको छोड़े, हम वहाँ मिनिस्टर से- की- अब आप- अब मेरी अब सर एक बात बात- बात सौदिक साहब ये के लिए क्या? फिर जाऊंगा, और फिर नहीं, और ये फिनांस क्या है? मिनिस्टर- देखिए, पहली अब बात रुक जाइए जरा एक मिनट। पहली बात ये कि भाई मान रहे हैं कि ये पैसे सिविल प्रोसीडिंग्स इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट में पकड़े गए। नहीं, वो कह रहे क्रिमिनल नहीं है यार इसका। ठहर जाए, मेरी अच्छा, बात, अच्छा। एक ही कानून है, एक अच्छा, एक ही कानून कानून है, है। उसका नाम है इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट। आप अपने लड़कों को बोले चेक करें। जी जी, कह दिया। उनका जो वहां पे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको भेज दूंगा, 60 सफ़े हैं, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया, 3 अखबारों के अंदर आया कि इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट के तहत ये पैसा पकड़ा गया है। उसी कानून के अंदर लिखा हुआ है कि ये पैसा सिर्फ उस मुल्क को जाएगा जहां से ये पैसा आया हो, ये किसी फर्द को नहीं जा सकता। अब ये दूसरी बात होगी, इसको उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया। शुएब साहब ने जंप करके बोला है कि असल में जो उनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं पूछूंगा कहां है वो कॉन्ट्रैक्ट? वो कॉन्फिडेंशियल ये जो इन्होंने कहा कि ये वो है, वो तो वो कॉन्फिडेंशियल कहां है? वो कॉन्फिडेंशियल क्यों है? इस वजह से कि इमरान खान साहब ने मैं लिख जवाब के देता हूं। दिया, पहले मेरी बात सुन लें। इमरान खान साहब ने यहां पे काबीना के इजलास में ये कंफर्म किया कि जो मुआहिदा किया गया है यहां से, वो जो मिर्जा शहजाद अकबर था, उसको ये अथॉरिटी दी कि तुम इंग्लिस्तान जाओ और वहां पे जाके साइन करो अदालत में कि जो भी ये बात हो रही है, जो मुआहिदा हो रहा है, जिसके अंदर किस अकाउंट में जाएगा, किसको वो पैसा मिलेगा, ना सिर्फ वो तुम साइन करो बल्कि ये साइन करके आओ कि ये हमेशा के लिए ताहयात कॉन्फिडेंशियल रहेगा। यानी आप बताएं, अगर मामला जो है वो सिर्फ है आपका और अदालतों का, वहां पे इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट का, तो पाकिस्तान कहां से उसका पार्टी बन गया?
तो ये आया कैसे कैबिनेट के अंदर कि आप जो उसका फैसला हो रहा है उस पे हजूर, आप मैं उस साइन कैबिनेट में थी, करें और मेरी ये भी लिख सुन के लें। दें? अच्छा, हाँ चलो इसमें फिरदौस मैं साहब, आपको को अभी तो बेहतर मैंने आपको गाइड कर आधी सकती हाँ बात जी बताइए। फिरदौस साहिबा, एक मिनट रुक जाइए जरा। भाई, जी, मुझे आपने- दोबारा दीजिएगा हाँ, मौका। तो आप दोबारा, आप और लेट भी आएंगे और दोबारा भी देंगे, दोबारा भी, बिल्कुल जरूर। इंशाल्लाह। जी फिरदौस साहिबा, शाहीन साहब आप जरा सब्र कर रहे हैं, आपके पास जवाब के लिए। जी फिरदौस साहिबा फरमाइए, कामरान भाई, आप कैबिनेट में थी। जी जी I was part of that cabinet. ठीक। I was information minister. और जब ये हमारी मीटिंग हुई पार्टी की, तो आपको पता है कि खान साहब को जो ब्रीफ किया गया था, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मुझे कहा जी कि इतना बड़ा हमने काम किया, अच्छा, हमने इल गॉटन मनी जो है वो पाकिस्तान वापस लाए हैं, तो किसी ने उसका क्रेडिट ही नहीं लिया। तो मैंने कहा सर बताएं क्या उसकी लाइंस इनको कहें, शहजाद अकबर को पार्टी मीटिंग में। तो उन्होंने कहा जी हाँ मैं देता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दूंगा, तो उस पर आप बात कर लेना। मैं पार्लियामेंट का सेशन था, मुझे मीडिया ने रोक लिया, मैं अंदर एंटर हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि ये आज ये आपकी नेशनल क्राइम एजेंसी की ये रिपोर्ट है और ये सारा कैबिनेट में डिस्कशन हुई है, तो आप इस पर कमेंट करें। मैंने जो है वहाँ पे ये वही इमरान खान साहब का बयानिया ज़ोरों शोर से बोलना शुरू कर दिया कि हमने कहा था कि हम कौम का लूटा हुआ पैसा लाएंगे। वापस जी, सही, लाएंगे। वो मैंने देखा तो था। देखें आज उसकी पहली किस्त जो है उसकी पहली किस्त आ गई है और कौम को मुबारक हो। आप मेरे क्लिप्स निकाल लें। नहीं नहीं, सही कह रही हैं आप। मुझे उन्होंने कहा मीडिया वालों ने कि मैडम आपने ये डर लग रहा है, पैसा किसका था, किस आपको नाम लेते डर लगता है, और जिस खानदान से ये पैसा रिकवर हुआ है या इल गॉटन मनी जो कन्फिस्केट होके गई थी उसका नाम लें। मैंने लाइव मीडिया में उनका नाम ले लिया, उस खानदान का। मैं अंदर चली गई, जब मैं वापस आई तो मेरे मोबाइल पे उनके बेटे का वॉइस मैसेज था, और जिसमें वॉइस मैसेज पे मुझे थ्रेट किया गया था कि मैंने आज लाइव प्रोग्राम में उनके और उनके ख़ानदान को करप्ट और इल गॉटन मनी के साथ नती करके करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व साबित किया। मैंने वो मैसेज, उससे अगली मेरी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थी, मैं वहाँ पहुँची तो मुझे गुस्सा था, मैं उस नंबर पे कॉल बैक कर रही थी कि ये मेरे नंबर पे ये कैसे इतना मतलब थ्रेटनिंग मैसेज करके तो क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं वहाँ पहुँची तो मेरे सामने शहजाद अकबर साहब थे। अच्छा, मैंने उन्हें कहा कि शहजाद भाई ये पीएम ने आपके सामने सुबह कहा कि ये इस पे क्रेडिट लें, तो आज मैंने जब प्रेस टॉक की है तो ये मुझे देखिए ये मैसेज उल्ट पटांग जो है उसी फैमिली के एक वन ऑफ दी मेंबर ने किया है। तो उन्होंने कहा तो क्या टॉक की है आपने? तो मैंने कहा है कि ये कौम को मुबारक हो, हमने ये इल गॉटन मनी वापस ले आए हैं। तो उन्होंने कहा तो ये आपको किसने कहा था, ये तो अच्छा। करना ही नहीं था। और मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा ये तो स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये तो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ये तो एक सीक्रेट डील है, और इसको हमारी उनके साथ एग्रीमेंट है कि हम इसको ओपन नहीं करेंगे, तो आप अगर इसको पब्लिक करेंगी तो अभी तो अगली किस्त पैसों की आनी है, तो हमारी तो वो रुक आपके कहने जाएगी। का मतलब ये है तो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपके नजदीक जो थे, उन्होंने ये पाकिस्तानी खजाने में जमा पैसा नहीं कराया, इसको उन्होंने जो है वो फेवर दे दी, ऐसा ही है? फिरदौस साहिबा, देखिए ये सारी एक कॉन्स्पिरेसी थी, ट्राइका कॉन्स्पिरेसी। एक ब्रेक लूंगा वक्त की किल्लत की वजह आजम से, एक ब्रेक लूंगा जी मैं, एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। शुएब शाहीन साहब, काफ़ी ज़्यादा ऑनस्लॉट हो गया, आप व्हाट यू लाइक टू से एनीथिंग इकोनॉमिक क्राइम को लेके, बाकी चीज़ों को लेकर? आप कह रहे थे क्रेडिबल केस नहीं है, दो बंदे, एक आपकी साबका पार्टी के फिरदौस साहिबा और एक इस वक्त की गवर्नमेंट कह रही है कि ये ओपन एंड शट केस है। देखिए पहली बात तो ये है कि एक सवाल किया है मुसद्दिक साहब ने कि वो एग्रीमेंट किधर है। उस एग्रीमेंट को प्रोक्योर करने के दो तरीके हैं। जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है वो इधर से लेकर गया है, बिकॉज ही इज़ ए पार्टी टू दैट एग्रीमेंट। उनको नोटिस करें, समन करें, वारंट जारी करें, आज तक नहीं बुलाया नैब ने। वहाँ से आप कॉपी ले लें। वो एक अपने एंड पे नंबर जरूर 2 करना कौन है? चाहिए जो आप फरमा रहे हैं। सर मुझे शुएब साहब, मुझे बात बताएं, इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर के पास क्या बात अथॉरिटी सर मैं थी आपकी कि वो बात एक ऐसा एग्रीमेंट करे जो पाकिस्तानी स्टेट को जिससे नुकसान हो जाए?
गया तो बिजनेस टाइकून का अकाउंट सर, में है मुझे ना, बात उसका मुकम्मल हिसाब करने कौन दें। देगा? आपके सवाल ये सवाल है की सर। जवाब की तरफ फौरन जी जी बताएं बताएं जल्दी मैं आइए। आपको फौरन इसका जवाब दे वक्त रहा की किल्लत, जी। हूं। मुझे एक बात सिर्फ मुकम्मल करने दें कि ये कॉपी कहां से मिल सकती है। नंबर 2, एमएलए के जरिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्लाई करेगी, फौरी तौर पर एनसीए से कॉपी मिलेगी अगर इनके पास नहीं है कैबिनेट के पास। ये 2 सोर्सेज हैं जिनके जरिए आप कॉपी दे सकते हैं, और उसके अंदर है कि अनटिल कोर्ट्स डिसाइड्स अदरवाइज दिस एग्रीमेंट शैल बी कॉन्फिडेंशियल। अब मैं आगे आता हूं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, इंक्लूडिंग उस वक्त के कॉम्पिटेंट लॉ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और किसी मिनिस्टर ने किसी मिनट्स पर इतराज़ नहीं किया, मीनिंग देयर बाई दैट हैज़ दी अथेंटिसिटी कि जब मिनट्स आ जाते हैं तो इनको हक होता है कि ये उस पर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं या ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। फिर तीसरी बात, मौजूदा जो कैबिनेट है ये इस अब फैसले को रिवर्स सेटिस्फाइड नहीं किया, ये असल पॉइंट है मुसद्दिक साहब। ये सवाल मैंने कि जा करके ये पैसे हमें वापस दे दें, इसका जवाब जल्दी से दे दें पैसे कि वो वापस पैसे दे वहां दें। पड़े और हुए हैं। एक मिनट आप में अगर वो किसी देखिए, और के अकाउंट में पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के, किसी और के पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो आप कैबिनेट का फैसला कैबिनेट ही सेटिस्फाइड कर सकती है। आपने क्यों नहीं अब तक किया और पैसे क्यों नहीं वापस लिए? आप ही नहीं ले सके। कैबिनेट के फैसले के तहत नहीं आए, ये इंग्लिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके तहत आए हैं। जो सवाल स्टेट ऑफ ये- पाकिस्तान जो and- स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने सिग्नेटरी है कि ये कॉन्फिडेंशियल हुए हैं, रहेगा, किसके फैसले खुल से जाएगा। जमा हुआ? पहले एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट। सवाल ये पैदा होता है, मैं वजीर हूं, मैं किसी अपने दोस्त को $250 मिलियन या 100 मिलियन 90 मिलियन पाउंड का तोहफा दे देता हूं। उसके बाद मैं उससे 450 कनाल जमीन ले लेता हूं एक ट्रस्ट में, और फिर मैं कहता हूं कि ये तो लेकिन ट्रस्ट में है ना, ट्रस्टी मैं और मेरी बेगम है, और मैं कहता हूं लेकिन ये तो ट्रस्ट है ना। तो अगर उसने मेरे से $250 मिलियन का फायदा लेने के बाद मुझे 450 कनाल जमीन दे दी, तो क्या हर्ज है? तो चोरी किसको कहते हैं भाई? चोरी क्या होती है? किसी को फायदा दे के उससे जमीन ले लेना। अगर ये चोरी नहीं है तो चोरी क्या है? लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दूसरी कहा बात- कि अल कादिर ट्रस्ट जो है वो पहले हो गया था। चले उसकी एडवांस ले timeline follow लिया, नहीं चले होती। मैं हाँ। ऐसे कर लेता हूं, घुमा देता हूं अगरचे तारीखें जो है थोड़ी सी ठीक है, पहले कुछ पैसे दूसरा आए। पॉइंट बता दें आप। चलें दूसरा पहली point। बात यह है कि मैं पहले आपसे पैसे ले लेता हूं, चले 450 दूसरा कनाल पॉइंट बताएं, जमीन, वो और आपका फिर point है। आपको वक्त कम है, 250 दूसरा पॉइंट आप उसको बताने लगे। दूसरा point। देखिए, दूसरी बात यह है कि ये जी आ रहा हूं फिरदौस साहब, एक मिनट जरा। दूसरी बात आ यह रहा है कि हूं। जिस वक्त ये आया कैबिनेट में, इन्होंने किसी को वो कागज नहीं दिखाया। वहां पे शीरी मजारी ने, आप उनको लाइन पे ले लें, और फैसल और वावड़ा ने- फैसल वावड़ा ने, उन्होंने शोर डाला कि ये आप किस लेकिन चीज आप को पैसे prove क्यों कर नहीं ला रहे रहे हैं? वापस मैं आपको अकाउंट में? भाई हम अभी लेंगे ना, हमारी तो प्रोसीडिंग शुरू आपके है। तो 10 दिन रह गए भाई। नहीं, नैब में तो केस चला गया ना, प्रोसीडिंग तो एक तरीके से लेंगे ना, हम तो चल रहे हैं, पैसे भी वापस लेंगे, अच्छा। खान साहब को कटहरे में भी लाएंगे। आपके ख्याल में बहुत बड़ा केस है ये? यार कमाल करते हैं आप, किसी को Against- $250 मिलियन का फिरदौस साहिबा, तोहफा your दे दें। take। आखिर जो आखिरी चलिए, बताएं, चलिए, बताएं, नहीं, बताएं, नहीं, बताएं। कर लें आप। फिरदौस साहिबा, योर मैं- टेक। जी, जो बात शोएब शहीन साहब कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, बल्कि वो आजकल फरमान जारी करते हैं, वो कहते नहीं हैं। तो उनका फरमान ये है कि कैबिनेट ने एतराज़ नहीं किया। भाई मेरा एतराज़ उस पर होता है जो चीज़ जो है आपको दिखाई जाए, आप पढ़ें, उसको डिस्कस करें, डिबेट करें। तो कैबिनेट क्या बंद इतनी अंधी होकर लिफाफे बैठी हुई थी कि उसने ये circulation में- कैबिनेट किस तरह साइन कर सकती है देखिए, बगैर पढ़े हुए? बात मुझे ये एक बात है कि बताएं। कैबिनेट ने नहीं कोई किए। साइन नहीं किए। अच्छा, कैबिनेट कम साइन अज नहीं कम किए। मैं उसमें सिग्नेटरी नहीं हूँ। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि जो इन सर्कुलेशन हुआ, आप ये देखें कि तमाम ये सेक्रेटरीज जो को बाहर SPM निकाल दिया होता गया, है, सेक्रेटरी भी अच्छा। कोई वो मौजूद नहीं था। circulation जो अच्छा, सर- फिरदौस साहिबा, क्या हाँ। किस तरह फिर साइन के उसके बगैर ही हो गया वो ये? चंद अफराद का गठजोड़ था, चंद अफराद जो को बेनिफिशरी थे, ये उनका गठजोड़ था। बाकी कैबिनेट के कानून तक भी कोई खबर नहीं थी कि ये क्या हो रहा है। बात बल्कि ये जो- है कि जी ये तो सब चलता रहेगा। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। परवेज खटक साहब ने जो एक बात की ना, जो बहुत से लोगों को, मैं भी देख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी उस वक्त। वो कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि जी 3-4 मरतबा एक साल में खान साहब को, पिछले एक साल में 3 से 4 मरतबा इलेक्शन की ऑफ़र हुई, खान साहब ने इस ऑफ़र को कबूल नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके मुतल्लिक जो है, जो इतलात आई हैं ज़राए से, वो ये है कि ऑफ़र हुई थी, इमरान खान को इलेक्शन की ऑफ़र हुई थी, इलेक्शन की डेट की ऑफ़र हुई थी, जिसमें सब ऑन बोर्ड थे। लेकिन इमरान साहब ने जो है वो किसी के मना करने पर, किसी चिल्ले पर, कोई हिसाब किताब लगाया गया, कोई जायचा बनाया गया, कोई जादू टोला, कुछ मैं इंडिविजुअल्स के नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनको गाइड ऐसे किया गया कि उन्होंने कहा गया कि जी ये डेट आपके हक में बेहतर नहीं है, इलेक्शन अगर इस डेट पे होगा तो आप इलेक्शन हार जाएंगे। इतनी तुहमात परस्ती मुबैना तौर पर
इसको परवेज़ खटक ने इंडिकेट किया है, इसको परवेज़ खटक ने हिंट किया है बेसिकली कि बहुत गोल्डन मौके थे इलेक्शन की डेट ले लेंगे, लेकिन क्योंकि खान साहब के करीबी ज़राए ने उनको कहा था, जिस तरह भी कहा था, ख्वाब देखा था, चिल्ला काटा था, कोई टोना हुआ था, कोई जादू हुआ था, ये नहीं पता किस तरह किया, लेकिन उनका बिलीफ है जिस चीज़ पे, उन्होंने कहा कि जनाब इस इलेक्शन की डेट पे आप ना जाएं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के एक बहुत बड़े आदमी इस वाक़े से पहले या इस वाक़े के बाद, क्योंकि बहुत से डिसीजन इमरान खान साहब के ऐसे हुआ करते थे, जब मिलने गए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और उन्होंने कहा कि सर ये गैर शरई बात है, ये गैर कानूनी बात है, जिस तरीके से आप फैसले कर रहे हैं, ये जितने भी चिल्ले शिले, बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ मैं तो आगे से, और नाम भी लिया उन्होंने कि आप अपनी बीवी के कहने के ऊपर जो है खान साहब ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बात भी और गैर शरई बात भी है। तो उसके ऊपर इमरान खान ने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उनको कहा कि सर माय वाइफ इज़ माय रेड लाइन, उसको क्रॉस ना कीजिएगा। एक ब्रेक लूँगा जी मैं। दावने वक्त में गुंजाइश नहीं है जी, आज का प्रोग्राम आपके सामने था, कल तक दीजिए इजाज़त।